Hello dear students, today we are going to start a new chapter number 2, people as a resources. कंट्री के जो पीपल्स हैं उनको रिसोर्सेज के रूप में हम कैसे ले सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस सेकंड चैप्टर में जो कंट्री के पॉपुलेशन हैं, जो पीपल्स हैं, वो रिसोर्सेज के रूप में कैसे हैं वो हम देखने वाले हैं। Poverty, a condition when an individual is unable to achieve its basic requirement for living. Poverty क्या है? एक ऐसी कंडीशन जहाँ एक पर्सन एक बेसिक नीड जो है उसको भी वो परचेस नहीं कर पाए, उसे बोलते हैं पॉवर्टी। रिसोर्सेज की हम बात करें तो रिसोर्सेज क्या है? समथिंग विच कैन बी यूज टू हेल्प अचीव एन एम। रिसोर्सेज क्या है? वो जिनका यूज़ हम हमारे एम को, हमारे उद्देश्य को, हमारे टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, हमारी लाइफ को जीने के लिए जो यूज़ में लेते हैं, वो सारा सब कुछ क्या कहलाएगा? रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में मैंने अभी जैसा बताया आपको कि ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इसमें शामिल की गई है। पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट द पर्टिकुलर प्लेस एट द पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर प्लेस में, एक पर्टिकुलर कंट्री में एक टाइम पे जितने लोग रहते हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन है। और सेंसस, ऑफिशियल काउंटिंग द पॉपुलेशन। सेंसस का मतलब होगा कि जो पॉपुलेशन की ऑफिशियल काउंटिंग होगी वो सेंसस होगी। और पॉपुलेशन ग्रोथ, द चेंज इन द नंबर ऑफ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, स्टेट, रीजन इन अ गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितनी पॉपुलेशन की बढ़ोतरी होती है, जितनी जनसंख्या बढ़ती है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी, द नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन अ पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें जितने लोग रहते हैं वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बात करें हम लिटरेसी रेट की, तो लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट मतलब हो गया कि द टोटल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया पर्टिकुलर टाइम एज गिवन 7 ईयर एंड अबव हु कैन रीड द राइट विद द अंडरस्टैंडिंग। जो पर्सन लिख पढ़ सकता है वो लिटरेट है। और लिटरेट, अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट अ लैंग्वेज विद द अंडरस्टैंडिंग, इट्स कॉल्ड लिटरेट। और जो लिटरेट एरिया पर्सन है वो एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं उसे बोलेंगे वहाँ की लिटरेसी रेट। फिर आएगा सेक्स रेशियो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन। सेक्स रेशियो का मतलब हुआ कि जितने पर्सन हैं उनके ऊपर, यानी उनके कंपैरिजन में, यानी मेल के कंपैरिजन में फीमेल का जो नंबर्स हैं, यानी 1000 मेल हैं तो उस एरिया में मान लीजिए 900 फीमेल्स हैं, तो ये रेशियो कहलाएगा सेक्स रेशियो। अर्बनाइजेशन, द पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल अर्बन एरिया। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या? पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। अर्बनाइजेशन का मतलब हो गया कि एक रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट होना। इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या कहलाएगी? सच एक्टिविटी विच आर कंडक्ट फॉर अर्निंग मनी आर नॉन एज द इकोनॉमिकल एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी जो अर्निंग करने के लिए की जाती है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहलाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, such activities which are conducted to meet the emotional and physical requirement are called non economical activity। जो एक्टिविटीज़ फिजिकली या फिजियोलॉजिकली या फिर पर्सनल लेवल पे या ऐसे एम का जहाँ पे सोशल वेलफेयर हो, या किसी इस तरह की एक्टिविटी जिसमें बार्टर, जैसे मान लो कि काम के बदले काम कर देना, वो सारी एक्टिविटी क्या कहलाएगी? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लीव बर्थ ऑफ अ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। एक साल में 1000 बच्चों पे जो शिशु है, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी मतलब 1 साल से कम के जितने छोटे बच्चे हैं उनकी जो 1000 पे जो डेथ होती है उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यानी 1 साल से कम के बच्चे जितने 1 साल से कम के बच्चे जितनी डेथ होती है उनको मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। एक होता है बर्थ रेट। बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न
फॉर एवरी 1000 पीपल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 पे जितने बेबीज़ बॉर्न होते हैं वो होते हैं बर्थ रेट उस एरिया की। अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर को, सेकंड पेज को। देखिए, इज़ अ पॉपुलेशन इज़ अ कर्स, यानी क्या एक पॉपुलेशन कर्स यानी अभिशाप है, यानी एक कमी है, बुराई है, क्या अभिशाप है देश के लिए? नहीं है। कैसे नहीं? देखें, यू माइट हैव द सीन पीपल सेइंग आवर लार्ज पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ द ओल्ड ट्रबल्स। आर दे करेक्ट? Think over it issue and seriously and try to give an appropriate answer to this amazing question. The following situation will help you the finding a प्रॉपर सॉल्यूशन। देखिए, कई बार आपने कहते सुना होगा कि हमारी समस्याओं का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है। तो क्वेश्चन ये पैराग्राफ ये कह रहा है कि क्या आपने ये जो सुना है सारा सभी परेशानियों का जो मेन कारण है वो पॉपुलेशन है, तो क्या आप मानते हैं ये सही है? आप अपना जवाब दीजिए। कुछ सिचुएशन दे रखी है, वो आपको हेल्प करेगी कि क्या ये जो सवाल है, ये जो बात है वो सही है कि एक कंट्री की पॉपुलेशन उसके लिए अभिशाप है या वो सारी परेशानियों की जड़ जनसंख्या है। सिचुएशन फर्स्ट, सपोज यू आर अ सिटीजन ऑफ ए लार्ज कंट्री विद अ स्मॉल पॉपुलेशन। यू रन अ फैक्ट्री ऑपरेटेड बाय द computerized automatic machine and produce a variety thing in a very large amount. Now think, who will be purchase them in the very less peoples? You need a market to large number of customers for your production. अगर आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं और आप एक किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, तो अगर आप ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही कम है, जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, अगर ऐसी कंट्री में आप रहते हैं तो आप अपने प्रोडक्शन को बेचेंगे कहाँ? क्या आपको माल बेचने के लिए मार्केट तो चाहिएगा, लार्ज स्केल का लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर चाहिए, तब जाके आपके माल बिकेगा। दूसरी कंडीशन है आपको, दूसरी सिचुएशन आपको दे रखी है। सपोज योर कंट्री इज़ अ वेरी मच prosperous. You have a good network of road, large number of hospitals with many other modern facilities. What will you do of them in there is no public? आप इमेजिन कीजिए कि एक कंट्री है जहाँ पे सारा सब कुछ है, हर तरह से प्रॉस्परस है, सारा रोड का नेटवर्क अच्छा है, लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज, सारी सब कुछ है, बट वॉट विल यू डू देम इफ़ देयर इज़ नो पब्लिक? अगर आप क्या करेंगे इन सारी सुविधाओं का अगर वहाँ पब्लिक नहीं है? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन इज़ नॉट अ बर्डन बट अ नीड ऑफ कंट्री. इट इज़ अ लिविंग असेट्स ऑफ अ कंट्री एंड इट शुड नेवर बी कंडेमिनेट. यानी कि आप देखेंगे कि एक पॉपुलेशन, एक कंट्री की पॉपुलेशन उसके लिए बर्डन नहीं है. बर्डन मीन्स उसके लिए भार नहीं है कि वहाँ की जनसंख्या जो है उसके लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत का सबब है. कंट्री की पॉपुलेशन कंट्री के लिए एक एसेट्स है, लिविंग एसेट्स यानी एक संपत्ति है. वेयर इज़ द डिफिट when does the population of a country become the burden over it? It is the important question to think over. Impact unkilled, unhealthy and illiterate crowd of people is no doubt it's a burden on a native land. Such peoples can neither use their life energy rightly or nor help to other to do so. They can not use the natural resources properly. They quarrel over meaningless matter. Our country is facing the same problem and this is the reason why the population publicly criticize large number of the beloved Indians. मतलब ये पैराग्राफ में कहने का ये मतलब है कि एक आप इमेजिन कीजिए कि अगर किसी कंट्री में, यानी कंट्री में अनहेल्दी लोग हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, अनस्किल्ड लोग मतलब जिन्हें कुछ भी नहीं आता, अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ लोग हैं, इलिटरेट यानी पढ़े लिखे नहीं हैं, इस तरह की अगर ये भीड़ है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ये एक बर्डन है किसी कंट्री के लिए. क्यों? क्योंकि अनस्किल्ड, अनहेल्दी और इलिटरेट पीपल की अगर भीड़ होगी तो वो किसी कंट्री के लिए भी क्या हो सकती है? बर्डन हो सकती है. अगर पॉपुलेशन को आपको यूटिलाइज करना है, पॉपुलेशन को एज ए रिसोर्स से चेंज करना है, तो उसमें स्किल, एजुकेशन और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो करके आप अपनी पॉपुलेशन को बेस्ट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज के रूप में चेंज
कर सकते हैं। इज़ देयर ए वे फाइट अगेंस्ट, क्या ये कोई रास्ता है जो इसके अगेंस्ट में जा सकें? कैन वी कवर्ड आवर लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीमेन्स फ्रॉम अ बर्डन इन टू अ मीनिंगफुल वर्किंग कैपिटल? हाउ कैन वी रिमूव द स्टैंड पॉवर्टी, लिटरेटी, वीकनेस एंड द communalism from the body of our country? The answer for above is first question is yes. क्या कोई यहाँ कोई ऐसा रास्ता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारी कंट्री का जो बर्डन है हम उसको मीनिंगफुल वर्किंग कैपिटल में चेंज कर सकें? हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जो बर्डन है, क्या उसको मीनिंगफुल कैपिटल में चेंज कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है? तो इसका आंसर है यस। क्या है वो, कैसे, देखते हैं। थ्रू द investment in human resources in the field of education, training, medical care, etc., we can change our vast population into the precious human capital equipment with the productive skill and the ability. हम लार्ज स्केल में ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे चेंज कर सकते हैं? ट्रेनिंग के थ्रू, मेडिकल फैसिलिटीज़ के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, किसी न किसी तरह से हम उस सारी कंट्री की जो पॉपुलेशन, हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है, उसको हम इन्वेस्टमेंट करके हम उसको रिसोर्सेज में चेंज कर सकते हैं। वाई शुड वी इन्वेस्ट द ह्यूमन रिसोर्सेज? हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए रिसोर्सेज के रूप में, ह्यूमन रिसोर्सेज में? वी शुड इन्वेस्ट द ह्यूमन रिसोर्सेज बिकॉज मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल्स आर मोर प्रोडक्टिव। हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे हमारी कंट्री में और ज़्यादा हेल्दी पीपल होंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, These peoples are indirectly very helpful for those who are the lagging behind in the education and health. Investment in human resources give high rate of the return in the future than physical capital. What is the more important, human capital or physical capital? क्या ज़्यादा important है, human capital और physical capital? क्या ज़्यादा important है? देखेंगे, human capital is the more important than land physical capital because it is the only human capital that can handle land physical capital make us of it. In absence of human resources, the land and property is useless. हाँ, ह्यूमन कैपिटल जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, ह्यूमन कैपिटल जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर वो स्किलफुल नहीं होगी तो क्या हमारे पास जो दूसरे रिसोर्सेज हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उनको यूटिलाइज करने के लिए हमें ऐसी पॉपुलेशन चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। एजुकेटेड पेरेंट्स वर्सेस अनएजुकेटेड पर्सन्स, एजुकेटेड पर्सन वर्सेस अनएजुकेटेड पर्सन। It has been observed that the educated parents invest more money on their children's education because they know the importance of education. They are also more health and hygiene conscious. Uneducated person, educated parents have more earning and they are capable of invest more. This is also a reason why the education is so important. If it makes a difference in the generation, education can do wonder a child life. Hence we should give the importance to education at the first of foremost priority. हमें जो एक पढ़ा लिखा पेरेंट्स होगा वो अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहेगा, और एक अनएजुकेटेड पेरेंट जो होगा वो कंपैरेटिवली कम इन्वेस्ट करेगा एजुकेशन पे। तो हमें सबसे ज़्यादा आज प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत है कि हम एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें दूसरे किसी इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। तभी हम हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसको बेस्ट यूटिलाइज और बेस्ट यूजफुल बना सकते हैं और रिसोर्सेज में चेंज कर सकते हैं। सी द Japan is the considered as well the developed nation, but it is the negatable natural resources. What is the reason behind its property? It is because it is the invested more on the human resources to improve people's educational standard and health. And now the result before us, the peoples of Japan getting better education have utilized their limited resources, land and capital more efficiently, skillful. In this way, they have made देयर कंट्री रिच एंड डेवलप। जापान को अगर हम बात करें तो जापान में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है
बट वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें एजुकेशन और स्किल का इन्वेस्टमेंट इतना है, वहाँ की इतनी स्किलफुल एजुकेशन के साथ पॉपुलेशन है कि उन्होंने अपनी कंट्री का, आज हम कंपैरेटिवली देखें तो वो कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा रिच है, काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली डेवलप्ड है। ये सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी को क्लासिफाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर में क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में जो फिशिंग है, एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी है, वो सब प्राइमरी सेक्टर में आती है। और सेकेंडरी में प्रोडक्शन से रिलेटेड, जैसे फाइबर मैन्युफैक्चरिंग, शुगर मैन्युफैक्चरिंग, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये सब सेकेंडरी में आती है। मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी होगी वो सेकेंडरी में आएगी, और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फिशिंग वगैरह, फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सब प्राइमरी सेक्टर में आएगी। टर्सरी सेक्टर में आप देखेंगे सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में क्या है? सर्विस सेक्टर। कौन सा सर्विस सेक्टर? जो आपको केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप मूवी हॉल में गए, मूवी देखी, तो यहाँ मूवी जो आपने देखी वो क्या है? आपको एक एज ए सर्विस प्रोवाइडर है, केवल क्या है? एक सर्विस प्रोवाइडर ओनली। और प्राइमरी सेक्टर की हम बात करें, प्राइमरी सेक्टर की, तो वो एग्रीकल्चर है। सेकेंडरी सेक्टर आप मूवी पिक्चर में इसमें देख सकते हैं कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और थर्ड जो है सर्विस सेक्टर है, जैसे मान लो डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, टीचर्स हो गए, मूवी हॉल हो गया, मोबाइल कंपनीज हो गई, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले कंपनीज हो गई, ये सब सर्विस सेक्टर का है। और प्रेजेंट टाइम में सर्विस सेक्टर जो है वो दूसरे किसी सेक्टर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट है उसका, 50% से भी ज़्यादा। अब हम देखेंगे इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ और नॉन, दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर which are done in the monetary gain are called the economical activity. These activities include the manufacturing, distribution and the utilization production of services. इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो होती है जहाँ पे प्रोडक्शन और उसका सर्विसेज प्रोवाइड करना और उससे बेनिफिट कमाना। फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विसेज, ये सब इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच कैन नॉट क्रिएटिंग मॉनेटरी गेन इज कॉल्ड द नॉन एक्टिविटी। जहाँ से हमें मॉनेटरी गेन यानी पैसों का फ़ायदा यानी पैसा नहीं जनरेट होता है, वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। और जहाँ से हम किसी भी तरह के पैसों का जनरेशन करते हैं, वो जनरेट करते हैं अपना पैसा, वो अपने इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गई। दोनों को देखेंगे, डिफ्रेंशिएट देखेंगे कि दीज एक्टिविटीज़ जो इंक्रीज दिस पर्सनल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, दिस एक्टिविटी एट द वैल्यू टू बी द नेशनल इनकम बाय द प्रोड्यूसिंग गुड्स। देखो, इकोनॉमिकल एक्टिविटी पर्सनल इंडिविजुअल की जो इनकम है उसमें इंक्रीजमेंट करती है, ये जीडीपी में पार्टिसिपेट होती है। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो होती है पर्सनल इकोनॉमी में इंक्रीजमेंट नहीं करती है। दिस एक्टिविटी डज नॉट एट द वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम, और ना ही ये नेशनल इनकम में कोई एडिशन करती है। दिस एक्टिविटी रिजल्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वेल्थ एंड एसेट। इस एक्टिविटी के रिजल्ट क्या होता है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट्स। और दिस एक्टिविटी रिजल्ट इन द सेटिस्फेक्शन बट डू नॉट क्रिएट द वेल्थ एंड एसेट। सेटिस्फेक्शन है बट क्या ये कोई भी वेल्थ और अपने एसेट जो होती है वो क्रिएट नहीं करती। तो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो है जो जिनमें हम पैसा लेके कोई काम नहीं करते, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो ऐसी एक्टिविटी जो हम बिना किसी पैसों के लेन देन के करते हैं। और इकोनॉमिकल एक्टिविटी जहाँ से हम पैसा जनरेट करते हैं। अब हम देखेंगे सब डिवीज़न ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। देखो, इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मार्केट और दूसरा है नॉन मार्केट। मार्केट एक्टिविटी कौन सी होती है? जिसमें आप सेल कर रहे हैं और क्या कमा रहे हैं? प्रॉफिट। जैसे आपने गुड्स का सेल किया और सर्विसेज को कि बदले आपने पैसा कमाया। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होगी? जैसे नॉन मार्केट जहाँ पे आपने फूड ग्रेन जो है उसको ग्रो किया, ठीक है, फूड बनाया अपनी फैमिली के लिए। आपने अपनी फैमिली के लिए जो खाना बनाया है वो क्या है? कुकिंग फॉर आवर फैमिली,
इज नॉन मार्केट एक्टिविटी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिस एक्टिविटी में नहीं होता उसको नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, देखिए वुमेन्स आर पेड टू बी लो कंपेयर टू द मेन। वाई? देखो वुमेन्स को मेंस के कंपैरिजन में पैसा कम क्यों मिलता है ये हम देखेंगे। द केस ऑफ प्राइवेट unorganized sector like agriculture, women's workers are paid low comparative to the men worker. The main reason behind the discrimination of the lack of education skill, women mostly the women's lacking of education and workplaces no job security, then they easily accept where wages are given to them. Apart from these, they are forced to work more and more denied for basic facility like maternity leave and children's or other things. वुमेंस को मेंस के कंपैरिजन में पैसे कम क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो अनस्किल्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं और कंपेरेटिवली उनसे वर्क भी ज़्यादा लिया जाता है। ऑन द अदर हैंड द वुमेंस हु हैव बेटर एजुकेशन एंड स्किल and work is organized sector get the equal payment as men get. They also enjoy full facility are defined by the law. Such women work in the education and health sector in the large number. Few of them administration and army and police officer. देखिए आज के कंपैरिजन में हम देखें कि वुमेंस का एजुकेशन का पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। एजुकेशन में पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा एजुकेटेड वुमेंस हैं तो वो कंपैरेटिवली मेंस की कंपैरेटिवली ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमिकल एक्टिविटी में और उनके कंपैरिजन में ज़्यादा सैलरी भी उनको मिलती है। कई देखेंगे कि आज बड़े से बड़े पद पे भी जो वुमेंस हैं वो इस्टेब्लिश है और कई बड़ी फैक्ट्रीज़ हो गई, कई लार्ज स्केल के जो प्रोडक्शन यूनिट्स हो गए उन पे आप देखेंगे CEO हो गए, वो भी वुमेंस हैं। और मिलिट्री पुलिस ऑफिसर्स इन ऐसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो जॉब्स होती हैं उनमें भी वुमेंस का इन्वॉल्वमेंट है। फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को क्वालिटी पॉपुलेशन बना सकते हैं? पहला है एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि पॉपुलेशन को ज़्यादा क्वालिटी पॉपुलेशन में चेंज कर सकते हैं। दूसरा है लेवल। देखो एजुकेशन की बात करें तो लेवल ऑफ एजुकेशन क्या क्या है? प्राइमरी और एलिमेंट्री ऑफ मिडिल एजुकेशन। प्राइमरी और इसमें क्या होता है जहाँ पे रीडिंग और राइटिंग और मैथमेटिक्स जो सिखाई जाती है। सेकेंडरी और सीनियर जो 14 से 18 साल के बच्चे जो होते हैं उनको जो एजुकेशन दी जाती है। सेकेंडरी एजुकेशन में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन आपको पता होगा कि जो लोग 18 ईयर से ऊपर हो जाते हैं 12th पास कर लेते हैं और जो स्पेसिफिकली ग्रेजुएट यानी अंडर ग्रेजुएट होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन के बाद करते हैं वो। और हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, कई बार हमने देखा है कि टेक्निकली कुछ लोग ITI वगैरह में जाते हैं, कुछ लोग IT फील्ड में कंप्यूटराइज कोर्स करते हैं, तो ये सब जो कोर्स हैं टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन है। लिटरेसी रेट का आप देखेंगे कि लिटरेसी रेट जो थी वो 1951 के कंपैरिजन में आज देखिए 2011 का जो है कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस आए, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमने की है लिटरेसी रेट में यानी पढ़े लिखों में। देखिए लिटरेसी रेट के बारे में हमें दे रखा है केरला की सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 94। और इस चैप्टर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे लिटरेसी रेट तक की, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है वो इस एकेडमिक ईयर के लिए डिडक्ट कर दिया गया है। तो ये चैप्टर आपका यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।